हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हाजिर हूं। दोस्तों मैं आज आपको बीपीएससी में प्राचीन भारत के पूछे हुए सारे क्वेश्चन के साथ हाजिर हूं। दोस्तों ये रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों इसमें अगर आप प्राचीन भारत पढ़ चुके हैं तो दोस्तों बिहार बीपीएससी के परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, मैं उसको सारे क्वेश्चनों को मैंने इसमें सम्मिलित किया है। दोस्तों लगभग 1990 से 2020 तक आए हुए सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरी तरह देखिएगा दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। और जो भी क्वेश्चन है दोस्तों उसका मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने करूंगा। इसीलिए दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हर टॉपिक का दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगा, प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो। और दोस्तों इसके अलावे मेरी सीरीज जो हिस्ट्री की चली रही है, जिसमें मैं दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग और एमपी जितने भी राज्य के लोक सेवा आयोग हैं उनके सारे क्वेश्चन को मैं दोस्तों सम्मिलित कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो वो भी वीडियो देखिए मेरा दोस्तों। इतिहास का, बिहार का, करंट अफेयर्स का सीरीज मैं दोस्तों चला ही रहा हूं। साइंस का सीरीज मैंने शुरू ही कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आने वाले हैं, जो आपके बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए किसी रामबाण से कम नहीं होंगे दोस्तों। पक्का आपको दोस्तों मेरे क्वेश्चन बनाने हैं, इसी से दोस्तों क्वेश्चन रहेंगे, इसी के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन तथा कृषि के साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां प्राप्त हुए। देखिए दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है दोस्तों, पशुपालन और कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? मेहरगढ़ को। एक और मेहरगढ़ से भी पुराना एक स्थल दोस्तों उत्तर प्रदेश का लहुरा देव है। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन में लहुरा देव दिया रहे तो ऑप्शन दोस्तों लहुरा देव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसके साक्ष्य जो है दोस्तों 7000 से 5500 ईसा पूर्व के आसपास मिले हैं। ठीक है दोस्तों, कब मिले हैं? 7000 से 5500 ईसा पूर्व के आसपास मिले हैं दोस्तों। न्यूनतम खोजों के आधार पर उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला जो लहुरा देव कहाँ है दोस्तों? संत कबीर नगर में है दोस्तों। इसको माना जाता है पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में चूंकि मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर तो यही दोस्तों रहा, तो अब इसमें भी दोस्तों कृषि में दोस्तों चावल के साक्ष्य कहां से मिला, अगर पूछ दे तो चावल का दोस्तों कहां से मिला है? कोल्डीहवा से मिला है दोस्तों। कहां से? कोल्डीहवा से। गेहूं का अगर पूछ दिया जाए दोस्तों, गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों बलूचिस्तान से मिले हैं। कहां से मिले हैं दोस्तों? बलूचिस्तान, जो जगह कहां है दोस्तों? पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट। कोल्डीहवा जो जगह है दोस्तों, अगर पूछ दे कि कहाँ है हाल में, तो दोस्तों ये प्रयागराज में है, जो इलाहाबाद कहलाता है दोस्तों। कहाँ पर है? प्रयागराज में है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? दोस्तों देखिए क्वेश्चन है कि चैल्कोलिथिक युग किसको कहा? देखिए दोस्तों ताम्र जो पाषाण युग है दोस्तों, ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्यों कहा जाता है दोस्तों? कि जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ पत्थर से बने हुए उपकरणों का प्रचलन भी मिला है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों इस युग में दोस्तों तांबा के औजार के साथ साथ क्या मिला था दोस्तों? तांबा के औजार के साथ साथ पत्थर के भी औजार प्राप्त हुए थे। किसके हुए? तो दोस्तों पत्थर के बने हुए उपकरण भी प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, बने हुए उपकरण भी प्राप्त हुए थे, याद रखना है। इसीलिए दोस्तों इसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसीलिए दोस्तों इसको ताम्र पाषाण युग या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, दोनों युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अगला दोस्तों, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? देखिए दोस्तों हड़प्पा जो निवासी थे, मिट्टी के बर्तनों का दोस्तों
व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, बहुत ज़्यादा पैमाने पर निर्माण करते थे दोस्तों। और जो दोस्तों जहाँ तक ये हड़प्पा के दौर में दोस्तों अच्छे अच्छे डिजाइन भी बनाई जाती थी, बर्तनों पर कलाकृतियाँ की हुई रहती थी दोस्तों, मृद भांडों पर भी कलाकृतियाँ की हुई रहती थी। ठीक है दोस्तों, तो जो मृद भांड में जो जिस रंग से पुताई की जाती थी दोस्तों, जो हड़प्पा में मिट्टी के जो बर्तन या मृद भांड जिसको बोलते हैं, उस पर जो पुताई की जाती थी दोस्तों, वह दोस्तों किस रंग की जाती थी? लाल रंग की पुताई की जाती थी। किसकी की जाती थी दोस्तों? लाल रंग की पुताई की जाती थी मृद भांडों पर। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन के आधार पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि पढ़ने का जो वो है दोस्तों कि मतलब किसी, देखिए दोस्तों, इतिहास जो है लिखित भी है, कहीं दोस्तों लिखा हुआ है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसके आधार पर दोस्तों इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो सैन्य सभ्यता जो है दोस्तों आग ऐतिहासिक काल है दोस्तों। क्या है? आग ऐतिहासिक काल सभ्यता है दोस्तों। इस काल का सभ्य का लेखन कला का ज्ञान तो है। आग ऐतिहासिक काल क्या है दोस्तों? लेखन कला का ज्ञान है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, उसको क्या होता है? अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सकता है, मतलब लिखित है दोस्तों। आग ऐतिहासिक काल जो सिंधु सभ्यता है वो आग ऐतिहासिक काल है, लिखित है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, ये हो गया आग ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो दोस्तों बताया था नगर नियोजन है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगर नियोजन इसका बहुत अच्छा था दोस्तों। ठीक है, यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार भी आप जानते हैं दोस्तों है। इनकी सतह पर पक्की ईंटें हैं जिसे जिप्सम तथा मोटार द्वारा भी बनाया गया है। तो दोस्तों पूजा स्थल तो नहीं है, प्रथम असली मेहराब भी नहीं है, कला और वास्तुकला, पक्की ईंटों से बनी दोस्तों इमारतें जो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। नगर नियोजन भी है। आप जानते हैं दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो का पक्की ईंट से बना हुआ कौन एक है दोस्तों? मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है, मोहनजोदड़ो में जो, देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार है दोस्तों वह किससे बना हुआ है दोस्तों? आपको पक्की ईंटों से बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? देखिए दोस्तों, लोथल बंदरगाह का आप नाम सुने होंगे दोस्तों। लोथल बंदरगाह बहुत फेमस है। यह हड़प्पा का दोस्तों नामी गिरामी बंदरगाह है। और लोथल जगह कहाँ है दोस्तों? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है दोस्तों। कहाँ पर है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर यह बंदरगाह स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए लोथल जगह। ठीक है, हड़प्पा कालीन बंदरगाह भी कहाँ है दोस्तों? लोथल में है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से दोस्तों आ सकता है, याद रखिए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? देखिए दोस्तों, अब कुछ मैं चीजें बता देता हूं दोस्तों। देखिए हड़प्पा अगर पूछ, देखिए हड़प्पा का खोज किसने किया दोस्तों? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? तो दोस्तों इन दोनों को आप जान लीजिए। हड़प्पा का खोज दोस्तों किसने किया? 1921 में किसने किया था दोस्तों? दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट आ सकता है। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया दोस्तों? आप बताइए। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया दोस्तों? रखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1922 ईस्वी में। बहुत सारी चीजें दोस्तों यहीं से क्लियर होती चली जाएगी, आपको ध्यान देते चले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा कालीन जो जगह है दोस्तों जहां से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो कौन सा जगह है दोस्तों? वह बनावली है दोस्तों। बनावली कहां पर जगह है? ये दोस्तों हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। हरियाणा के कहाँ है दोस्तों? फतेहाबाद जिले में यह स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, फतेहाबाद जिले में यह स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दोस्तों 60 से 62 बीपीएससी में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है दोस्तों, चूंकि बीपीएससी के ही सारे क्वेश्चन थे। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, हड़प्पा का दोस्तों मैंने बताया 1921 में उत्खनन हुआ दोस्तों, कौन किया था? आप बताइए दोस्तों, कौन सा? दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों, अभी आ गया फिर से। और दोस्तों मोहनजोदड़ो का किसने किया दोस्तों? 1922 में रखलदास बनर्जी ने। देखिए दोस्तों, मैं सारे ऑप्शंस को आपको यहाँ पे बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों कौन सा ऐसा जो हड़प्पा और इनसे संबंधित नहीं है दोस्तों? तो आप देख लीजिए दोस्तों, रखलदास बनर्जी तो हो ही गए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है बीए स्मिथ दोस्तों इससे संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, बीए स्मिथ हड़प्पा खोज से संबंधित नहीं रहे हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और ये सारे लोग संबंधित, के एम दीक्षित भी रहे, एम वत्स भी रहे, लेकिन दोस्तों कौन नहीं रहे? बीए स्मिथ जो दोस्तों संबंधित नहीं रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिए आप।
बोगजगोई का महत्व क्यों है? देखिए दोस्तों, बोगजकोई क्या है? देखिए दोस्तों, बोगजकोई जो है यह दोस्तों एक एशिया माइनर, इसको बोगजगोई को दोस्तों एशिया माइनर भी कहा जाता है। क्या कहा था दोस्तों? एशिया माइनर भी कहा जाता है। दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, बोगजकोई जो अभिलेख है उसी अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि जो वैदिक आर्य थे, जो आर्य के लोग थे दोस्तों, वह ईरान से होकर आए हैं। बोगजकोई अभिषेक से देखिए दोस्तों 2-3 चीज़ें प्राप्त होती है। इससे ये पता चलता है कि जो आर्य लोग हैं, आर्य लोग ईरान से होकर आए हैं, आर्य लोग ईरान के रहने वाले हैं, इससे पता चलता है दोस्तों। ठीक है, आर्य लोग ईरान के रहने वाले हैं या ईरान से होकर रहे, चूंकि वहाँ का जो पूजा पाठ चाहे जो रहन सहन था उनसे दोस्तों आर्यों का बहुत मेल खाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इस चीज को। और दोस्तों, और यहाँ से चूंकि और क्या पता चलता था दोस्तों, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन भी मिलता है। तो बोगजकोई के द्वारा दोस्तों ये पता चलता है कि आर्य जो लोग हैं वो कहाँ से आए दोस्तों, वह ईरान से आए, और उन जो देवी देवताओं का जो पूजा करते हैं उसका वर्णन दोस्तों बोगजकोई अभिलेख में मिलता है। ठीक है, आप ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसको दोस्तों पुरुषुणी नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों। किसके? परुष्णी नदी के तट पर, जिसको दोस्तों हाल में रावी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रावी नदी कहा जाता है दोस्तों। आप जानते हैं कि हड़प्पा स्थल इसी नदी के तट के पर मिला था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, हड़प्पा रावी नदी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। तो दोस्तों यहाँ पर भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं का संघ बनाया था। कितने दोस्तों? 10 राजाओं का क्या किया था दोस्तों? संघ बनाया था। ठीक है, भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हरा दिया था दोस्तों। क्या कर दिया? 10 राजाओं के संघ को हरा दिया था। ठीक है, याद रखिए, भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को क्या कर दिया था? हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और इस संघ में बहुत सारे जनजाति के लोग शामिल थे, अनु, दू, यदु, पुरु, तुर्वस, बहुत सारे लोग। ठीक है, और इनके जो पुरोहित थे दोस्तों वो कौन थे? विश्वामित्र थे। ठीक है दोस्तों, सुदास के कौन थे? विश्वामित्र थे पुरोहित। ठीक है दोस्तों, 10 राजाओं का युद्ध कहां लड़ा गया? परुष्णी नदी के तट पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम क्या है दोस्तों? सोम एक पेय है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सोम क्या है दोस्तों? एक पेय है, आर्यों का मुख्य पेय है। किसका है दोस्तों? आर्यों का मुख्य पेय है ये। ठीक है दोस्तों ना, पीने वाला एक पदार्थ है, पीने वाला एक दोस्तों पेय है, और जिसे मुंजवंज पर्वत से प्राप्त किया जाता है। कहां से मिलता है दोस्तों? इसे मुंजवंज पर्वत से प्राप्त किया जा सकता है। मुंजवंज पर्वत से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों इसका वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो सोम का, और सोम को जो देवता समर्पित है, सोम को जो पीते हैं, सोम को जिसको चढ़ाया जाता है, उस देवता को यह मंडल समर्पित है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद का 10वां मंडल, याद रखिए दोस्तों। ऋग्वेद में दोस्तों कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है, और 10वें मंडल में ही सोम की चर्चा है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, 9वां जो मंडल है दोस्तों, देखिए ये बीपीएससी 95 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन ही बीपीएससी में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, सोम और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है दोस्तों, वह दोस्तों किसको? सोम और इस पे पर नामकृत देवता को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 9वां मंडल सभी 114 मंत्र किसको समर्पित है दोस्तों? तो इसको याद रखना दोस्तों। सॉरी, यहां पे दोस्तों 10वां मंडल नहीं होगा, मैं गलती से बता दिया दोस्तों। देखिए यहां पे 10वां मंडल नहीं होगा, 9वां मंडल होगा दोस्तों, सोम को समर्पित। सॉरी, गलती से हो गया। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है दोस्तों, और जो 9वां मंडल है वो सोम और उसके देवता को क्या है दोस्तों? समर्पित है। याद रखिए, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और उस पे पर नामकृत देवता को समर्पित है। याद रखना, 9वां मंडल। ठीक है दोस्तों, सोम 9वां। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? देखिए दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में उल्लेखित है। दोस्तों आप जानते हैं 4 वेद है दोस्तों, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से संबंधित है, और इसके रचनाकार दोस्तों कौन है? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? विश्वामित्र दोस्तों इसके रचनाकार हैं। कौन है दोस्तों? विश्वामित्र जो है गायत्री मंत्र के रचनाकार है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है,
देखिए दोस्तों, यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। गायत्री मंत्र किसमें है दोस्तों? ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखते रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म, देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, कहाँ पर दोस्तों? कुंडग्राम या कुंडलपुर, कुंडग्राम या कुंडलपुर जो वैशाली के निकट है वहाँ पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, वैशाली के निकट हुआ था। याद रखिए कब हुआ था जन्म इनका दोस्तों? 599 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और इनकी और जो है दोस्तों, इनके माता का नाम क्या था दोस्तों? मैं भी आपको बताता हूँ। तो ऑप्शन में दोस्तों कुंडग्राम तो हो जाएगा। इनकी माता का नाम था दोस्तों त्रिशला था। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? त्रिशला था। ठीक है दोस्तों, ये लिच्छवी गणराज्य के चेटक की बहन थी। और पिता का दोस्तों नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये कहाँ के थे दोस्तों? सिद्धार्थ जो है दोस्तों क्या थे? क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। क्या थे दोस्तों? क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों महावीर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका रहा दोस्तों। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? कुंडग्राम में। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। इनके माता का नाम त्रिशला जो लिच्छवी के गणराज्य के चेटक की बहन थी, और सिद्धार्थ जो क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है दोस्तों, आगे महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी? देखिए दोस्तों, महावीर की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, वह दोस्तों कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों 599, जन्म देखिए कब हुआ था दोस्तों? 599 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? इनका मृत्यु हो गया दोस्तों 527 ईसा पूर्व में। लगभग 72 साल ये इनकी आयु रही दोस्तों, 72 साल ये जिए। ठीक है दोस्तों, और राजगृह के समीप, राजगीर जो जिला है दोस्तों, जो पुराने जमाने में तो राजगृह के निकट पावापुरी में इनकी क्या हो गई दोस्तों? डेथ हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य दोस्तों जमाली था। जमाली दोस्तों उनका दामाद था। ठीक है दोस्तों, क्या था? दामाद था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इनकी पत्नी का नाम दोस्तों क्या था? यशोदा था। और इनकी पुत्री का नाम क्या था दोस्तों? प्रियदर्शनी था। क्या था दोस्तों? इनकी पत्नी का नाम, बच्ची का नाम प्रियदर्शनी था। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ दोस्तों? जमाली से हुआ। ठीक है, यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली जो दोस्तों बाद में जाकर जमाली ने महावीर के विचारों का विरोध किया। ठीक है दोस्तों, और बहुरत बाद में जाकर दोस्तों इसने एक नए संप्रदाय बहुरतवाद, क्या दोस्तों? बहुरतवाद की शुरुआत की। बहुरतवाद संप्रदाय की इसने क्या की थी दोस्तों? शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों मिल सकते हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को मिस ना करें, देखिए अंत तक देखिए दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? देखिए दोस्तों, 14 पूर्व सबसे प्राचीनतम जो है जैन ग्रंथ है दोस्तों, अंतिम नंद राजा के समय। यह कब दोस्तों प्रकाशित हुआ था? अंतिम नंद राजा, कौन था दोस्तों? अंतिम नंद राजा के समय, अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, अंतिम नंद राजा के समय इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है दोस्तों, समय क्या किया गया था? इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आ रहा है? ठीक है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन मतलब दोस्तों अपना पहला उपदेश। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अपना पहला उपदेश। ठीक है दोस्तों, देखिए अपना पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था दोस्तों, कहां पर दिया था? मैं आपको बताता हूं तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था दोस्तों। कहां दिया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश में दोस्तों इन्होंने अपना पहला क्या दिया था दोस्तों? अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन या उपदेश दिया था। ठीक है दोस्तों, इनको दोस्तों 35 वर्ष की जो महात्मा बुद्ध थे दोस्तों, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम आप जानते हैं दोस्तों, इनका क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था दोस्तों? इनका सिद्धार्थ था। ठीक है, आप जान लीजिए दोस्तों, इनका जो इनको दोस्तों कहां पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई मैं आपको बताता हूं दोस्तों। 35 वर्ष की अवस्था में दोस्तों, याद रखिए 35 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इनको पीपल के वृक्ष के नीचे,
पीपल के वृक्ष के नीचे क्या हुआ दोस्तों, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है दोस्तों, याद रखिए ये। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति लगभग 6 वर्षों की साधना किया इन्होंने, 6 वर्षों तक तप किया दोस्तों, तब जाकर इनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या रहा है, इनका पहला उपदेश। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, VVI क्वेश्चन है, याद रखें दोस्तों, BPSC में कितने बार पूछा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों महापरिनिर्वाण का मतलब हो गया दोस्तों मृत्यु। देखिए दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मल्लों के राज्य में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी, मल्लों के राज्य में हुई थी दोस्तों। ठीक है, मल्लों का राज्य था दोस्तों, मल्लों के राज्य की राजधानी पावा में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इनकी मृत्यु हो गई थी। ये दोस्तों अपना प्रचार करते समय मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, वहां पर चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में रुके और वहीं पर सुकर मदव खाने से, ठीक है दोस्तों, कहां पर रुके थे, चुंद लुहार के यहाँ रुके। ठीक है दोस्तों, कहां पर, पावा में, जो मल्लों की राजधानी थी पावा में रुके दोस्तों, और चुंद लुहार के यहाँ सुकर मदव खाने से, सुकर मदव खाने के बाद इनको भयानक पीड़ा हुई, खाने से भयानक पीड़ा हुई और इनका क्या हो गया दोस्तों, देहांत हो गया। ठीक है दोस्तों, महापरिनिर्वाण उसी को कहा जाता है दोस्तों। इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों, अगर पूछ दे तो इनकी मृत्यु दोस्तों 483 ईसा पूर्व में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, लगभग 80 वर्ष की अवस्था में दोस्तों ये क्या हो गए, डेथ कर गए। ठीक है, 400 मृत्यु इनकी कब हुई दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में इसको क्या कहा गया दोस्तों, महापरिनिर्वाण। तो प्रथम उपदेश दोस्तों, तो इसको अब इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा, कहने का मतलब दोस्तों पावा को कुशीनगर भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा दोस्तों, ये कंफ्यूज करने के लिए बार बार आपको पूछ देता है। तो ये रहा इनका महापरिनिर्वाण के बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? देखिए दोस्तों, त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक दोस्तों आपको बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है दोस्तों। त्रिपिटक किसकी है? बौद्धों की धार्मिक दोस्तों पुस्तक है। त्रिपिटक दोस्तों 3 भागों में बटा हुआ है दोस्तों। एक है विनय पिटक, ठीक है दोस्तों, एक है आपको सुत पिटक, ठीक है दोस्तों, और तीसरा है दोस्तों क्या है, अभिधम पिटक। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या है, अभिधम पिटक। तो विनय पिटक में दोस्तों क्या बताया गया है, संघ संबंधी नियम। क्या बताया गया दोस्तों, संघ संबंधी नियम बताए गए हैं इसमें दोस्तों, ये भी पूछ देता है एग्जामों में। ठीक है, सुत पिटक में क्या बताया गया है दोस्तों, सुत पिटक महात्मा बुद्ध के वचन है इसमें। क्या है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के वचन इसमें बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के क्या है इसमें, वचन है। और अभिधम पिटक में, अभिधम पिटक में क्या है दोस्तों, दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, इसमें से पूछ सकता है दोस्तों कि इसमें क्या क्या है। निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है दोस्तों, निम्न में कौन सी बात बौद्ध धर्म और दोस्तों इसमें समान नहीं है दोस्तों, आत्मदमन की बात दोस्तों, आत्मा दमन की बात समान नहीं है। गौतम बुद्ध ने दोस्तों मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। गौतम बुद्ध ने क्या दिया है दोस्तों, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, गौतम बुद्ध जो है दोस्तों मध्यम मार्ग का उपदेश दिए हैं। वो ये न मोक्ष के लिए कठोर साधना और काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी जो है दोस्तों मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या। देखिए दोस्तों, बुद्ध जो है, बुद्ध और महावीर में दोस्तों मैं बता देता हूं, बुद्ध जो है दोस्तों घोर तपस्या, कठोर साधना में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, जबकि महावीर दोस्तों क्या करते थे, महावीर कठोर साधना में, मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर साधना में विश्वास करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें हो गई दोस्तों आत्मदमन की बात पर, दोनों में समानता नहीं थी। बोध गया में बोधि वृक्ष किस पीढ़ी का है? देखिए दोस्तों, बोध गया में जो बोधि वृक्ष है दोस्तों वह 5वीं पीढ़ी का है दोस्तों, 5वें पीढ़ी का है दोस्तों। देखिए, महात्मा बुद्ध जो अभी बोध गया में जो बोधि वृक्ष है दोस्तों, वो अभी ओरिजिनल बोधि वृक्ष नहीं है दोस्तों। हुआ क्या था दोस्तों, बहुत सारे शासकों ने इसको नष्ट करने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों देखिए, इसको बहुत सारे लोगों ने नष्ट किया है दोस्तों। शशांक ने भी दोस्तों, मैं बताया था, देखिए दोस्तों, एक जो है सम्राट शशांक ने नष्ट किया था इसको। एक बार किसने नष्ट किया दोस्तों? सम्राट शशांक ने नष्ट किया। ठीक है दोस्तों, तो नष्ट करने के बाद दोस्तों इसको रोपा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अभी पंचम पीढ़ी का जो आपको लगाया गया है दोस्तों, इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया है दोस्तों। किसने लगाया दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको लगाया है दोस्तों, और यही अभी तक चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है, केवल इसकी गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, इस वृक्ष को 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया है। देखिए दोस्तों, जो बोधि वृक्ष है इसको 2 बार किसने लगाया है दोस्तों? अशोक ने लगाया है दोस्तों, सम्राट अशोक ने। ठीक है दोस्तों, 1 बार दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने लगाया है। किसने लगाया है दोस्तों? 1 बार पुष्यमित्र शुंग ने लगाया है दोस्तों। ठीक है, और 1 बार पुष्यमित्र शुंग ने, और 1 बार दोस्तों किसने लगाया है दोस्तों? पूर्व वर्मा ने दोस्तों लगाया है। और जो लास्ट में जो 5वीं पीढ़ी का भी लगा हुआ है दोस्तों, उसको किसने लगाया है दोस्तों? 5वां जो लगा है अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए किया जाता है? देखिए दोस्तों, मौर्य युग में पर्वतों गुफाओं को काटकर निवास करने के लिए कला। देखिए दोस्तों, मौर्य युग में जो मौर्य वंश था, उस युग में दोस्तों क्या किया गया? पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, निवास स्थान बनाने की कला का क्या हुआ था दोस्तों? पूर्ण विकास हुआ। ठीक है, पूर्ण दोस्तों क्या हुआ? विकास हुआ। तो इसी बीच अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ ने बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकाओं के लिए जगह बनाया। दोस्तों किसने किसने ये बनाया है बराबर की गुफाएं? अशोक तथा उसका पौत्र दशरथ द्वारा यह कार्य किया गया है दोस्तों। पौत्र दशरथ द्वारा आजीविकाओं के लिए, रहने के लिए निवास स्थान बनाया गया दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिए कि किसने बनाया है दोस्तों। अशोक के समय बराबर पहाड़ी गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा प्रसिद्ध थी। देखिए दोस्तों, अशोक के समय इस बराबर की गुफाओं में 2 गुफा थी। एक थी सुदामा की गुफा, क्या थी दोस्तों? एक सुदामा की गुफा, और एक थी दोस्तों कौन सा? कर्ण चौपड़ गुफा। दोस्तों ये दोनों क्या थी? 2 प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो बराबर की गुफाएं किसके लिए दोस्तों? आजीविकाओं के लिए बनाया किसने? अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ ने इसको विकसित किया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। कौन थे दोस्तों? मखली गोसाल। प्रारंभ में दोस्तों ये क्या थे? प्रारंभ में भगवान महावीर के ये शिष्य थे। किसके दोस्तों? प्रारंभ में यह भगवान महावीर के क्या थे दोस्तों? शिष्य थे। बाद में दोस्तों इन्होंने उनसे अलग होकर एक नए संप्रदाय की स्थापना की। दोस्तों इनके पहले भी भगवान महावीर का विरोध उनके जो दामाद थे जमाली ने किया, और बहुरतवाद नाम से एक अलग संप्रदाय की स्थापना की थी। आप पढ़े दोस्तों अभी। तो भगवान महावीर से मतभेद होने पर जो मखली गोसाल हैं दोस्तों, उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु, देखिए दोस्तों आजीविकाओं के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु, संसार की, इनका जो मत है दोस्तों मैं आपको बताऊं, संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा, संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित तथा संचालित होती है। पूर्व नियंत्रित तथा क्या होती है दोस्तों? संचालित होती है। इनका यह कहना था। ठीक है दोस्तों, संसार की प्रत्येक वस्तु क्या होती है? पूर्व नियंत्रित तथा क्या होती है दोस्तों? संचालित होती है। यही इनका कहना था, संसार की प्रत्येक वस्तु। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु का पुत्र जो दोस्तों उदयन था, उसने दोस्तों स्थापित किया था। देखिए दोस्तों, हर्यक वंश के जो शासक थे दोस्तों पितृहंता कहलाते हैं। हर्यक वंश का स्थापना दोस्तों बिंबिसार ने किया। बिंबिसार के पुत्र, देखिए दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? यहां से मैं बता देता हूं। हर्यक वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार 15 वर्ष की अवस्था में दोस्तों क्या हुआ था? गद्दी पर बैठा। बिंबिसार को उसके पुत्र ने मार दिया, और बिंबिसार का पुत्र हुआ अजात शत्रु, गद्दी पर बैठा। अजात शत्रु को उसके पुत्र उदयन ने मार दिया और वो गद्दी पर बैठा है। दोस्तों ये पितृहंता वंश है। ठीक है दोस्तों, इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र के संस्थापक दोस्तों कौन है? उदयन है। ठीक है दोस्तों, गंगा और सोन नदी के संगम पर दोस्तों इन्होंने इसको बसाया।
यह नगर किसकी किसकी? पाटलिपुत्रा दोस्तों बहुत सारे राज्यों की राजधानी रहा दोस्तों। शिशुनाग वंश का राजधानी रहा दोस्तों ये, ठीक है, किसका? शिशुनाग वंश का। फिर से दोस्तों ये नंद वंश का राजधानी रहा। और मौर्य वंश के बारे में तो आपको पता ही दोस्तों, सबसे शक्तिशाली वंश जो जिसने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया? दोस्तों देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों बहुत बार, तो उदयन के द्वारा दोस्तों ये चुना गया, आपको फिर से मैंने बता दिया दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? दोस्तों फिर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, बहुत बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? दोस्तों देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो गणतंत्र था दोस्तों वो पहला और सबसे बड़ा गणतंत्र वो लिच्छवी गणराज्य था दोस्तों, ठीक है। वैशाली में लिच्छवी गणराज्य था और वैशाली के लिच्छवियों का ही विश्व का पहला गणतंत्र, वैशाली के जो लिच्छवी थे, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। क्या किया था दोस्तों? स्थापित किया था, ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र क्या किया था दोस्तों? स्थापित किया था। और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था, ठीक है दोस्तों। लिच्छवी वज्जी संघ में प्रमुख था, जो दो लिच्छवी जो था दोस्तों ये वज्जी संघ में प्रमुख था। वज्जी संघ में क्या था दोस्तों? प्रमुख था, आपको याद रखना है ये, ठीक है दोस्तों। तो कभी भी पूछे कि सबसे बड़ा गणतंत्र कौन था, तो वो जो दोस्तों का ना वैशाली का लिच्छवी, तो दोस्तों इसकी स्थापना किसने की दोस्तों? लिच्छवी ने की दोस्तों, आप याद रखिए, वैशाली में पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों द्वारा बनाया गया, ठीक है, याद रखना है। मगध के प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? दोस्तों देखिए, आप तो अभी मैं बताया दोस्तों कि पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था दोस्तों? बृहदत्त था। कौन था दोस्तों? देखिए पुराणों के अनुसार मगध पर राज करने वाला प्रथम राजवंश कौन था दोस्तों? बृहदत्त राजवंश था। कौन था दोस्तों? प्रथम राजवंश कौन था? बृहदत्त था। इसकी राजधानी कहां थी दोस्ती? इस वंश का पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, ठीक है दोस्तों, बृहदत्त। और इसका पहला राजा जो बना था दोस्तों वो कौन था? जरासंध था। और जरासंध की जो राजधानी थी दोस्तों वो क्या थी? राजगिरी ही थी। क्या थी दोस्तों? राजगिरी, जिसको गिरिव्रज भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए यह राजगिरी ही दोस्तों राजधानी थी किसकी दोस्तों? प्रारंभ में यहाँ की, ठीक है दोस्तों। बाद में अजातशत्रु मगध का जब शासक बना तो दोस्तों उसके पुत्र ने उसकी हत्या की और उदयन ने दोस्तों क्या किया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है दोस्तों। हर्यक वंश के राजा जो उदयन थे उसने क्या करवाई दोस्तों? राजधानी बनाई। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था दोस्तों? मैंने बताया कि दोस्तों हर्यक वंश था। अजातशत्रु किसका पुत्र था दोस्तों? बिंबिसार का था। किसका पुत्र था दोस्तों? अजातशत्रु बिंबिसार था। अजातशत्रु का जो शासनकाल था दोस्तों क्या था? 492 से 460 ईसा पूर्व इसका शासनकाल था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसने अपने पिता को मारा और गद्दी पर बैठा, ठीक है दोस्तों। और इसकी हत्या इसके पुत्र ने कर दी दोस्तों, जिसको उदयन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। सेंट्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? देखिए दोस्तों विलियम जोन्स जो थे पहले विद्वान थे जिन्होंने दोस्तों सेंट्रोकोट की पहचान की। दोस्तों जो अभिलेख थे, चाहे जो भी पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य का असली नाम नहीं लिखा हुआ तो दोस्तों उसको सेंट्रोकोट्स के द्वारा सूचित किया गया दोस्तों। तो विलियम जोन्स वो विद्वान थे जिन्होंने बताया दोस्तों कि जो सेंट्रोकोट्स हैं वही दोस्तों कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं दोस्तों, ठीक है। आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इनके पहचान को छुपाया गया था एक तरह से कहिए दोस्तों, तो आप याद रखिए दोस्तों। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंट्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया। देखिए दोस्तों एक एरियन तथा प्लूटार्क उन्होंने दोस्तों सेंट्रोकोट्स के बजाय इस चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा दोस्तों? एंड्रोकोट्स कहा है, ठीक है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों सबसे महान राजा मैं इसको मानता हूं और आपको भी मानना चाहिए दोस्तों। इसने दोस्तों चाणक्य की सहायता से, चाणक्य इसके गुरु थे और गुरु दोस्तों महान होते ही हैं, गुरु की बातों को सुनना चाहिए। तो इनके गुरु जो चाणक्य थे दोस्तों उनके मार्गदर्शन में दोस्तों इन्होंने अपने राष्ट्र को, भारत देश को दोस्तों बहुत आगे तक ले गए, इसकी सीमा दूर दूर तक फैलाई। इन्होंने दोस्तों यूनानियों को हराया और विदेशी राज्यों पर अपना एकाधिकार किया और दोस्तों
इनके जैसा राजा मौर्य वंश के जितना सत्ता किसी का सफल नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। जबकि जस्टिन था दोस्तों, उसने भी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहा है, और इसने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख भी किया है दोस्तों। एक जस्टिन थे, ठीक है दोस्तों, जस्टिन नामक विद्वान जो थे, उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से भेंट किया था। ठीक है दोस्तों, सिकंदर से क्या किया था? भेंट किया था। ठीक है दोस्तों, इसकी चर्चा जस्टिन ने की थी। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा दोस्तों? जेम्स प्रिसेम्प है दोस्तों, जिसने दोस्तों क्या किया? ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। ठीक है दोस्तों, 1837 ईस्वी में अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिसेम्प ने, ठीक है दोस्तों, अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिसेम्प ने दोस्तों क्या किया? अशोक के लेखों को जो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था दोस्तों, उसको पढ़ा। ठीक है दोस्तों, उसको पढ़ पाया, और इन्होंने लेखों को देवनामप्री की पहचान सिंहल के राजा तीस से कर डाली। ठीक है दोस्तों, मतलब इन्होंने पढ़ा, लेकिन यह दोस्तों अशोक को पहचान नहीं पाए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए सबसे पहले किसने पढ़ा दोस्तों? तो आपको जेम्स प्रिसेम्प ने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए ब्राह्मी लिपि को। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज जो पुस्तक है दोस्तों, ये मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों। इसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी दोस्तों। इस पुस्तक में दोस्तों उसने मौर्य वंश के समय की जो भी गतिविधियां थी, जो भी कला देखा, चाहे राजा का शासन देखा, व्यवस्था देखा, उसका इसने वर्णन किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसने बहुत सारी चीजें बताई हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, बहुत सारी जानकारी इसने बताई है दोस्तों। ठीक है, ये यूनानी दोस्तों एक दूत बनकर था, यूनानी दूत बनकर रहता था। ठीक है दोस्तों, इंडिका के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ दोस्तों, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है इंडिका वाला। तो दोस्तों मेगास्थनीज ने लिखा। मेगास्थनीज दोस्तों बहुत सारी चीजें बताया कि कैसे कर लिया जाता था, कैसे कर दिया जाता था, उस समय की राज व्यवस्था क्या थी, अर्थव्यवस्था क्या थी। इसने अपने पुस्तक में दोस्तों हर एक चीज के बारे में बताया दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अगला को दोस्तों, मेगास्थनीज दूत कहाँ का? मेगास्थनीज किसका दूत था दोस्तों? तो सेल्यूकस निकोटर का था। देखिए दोस्तों, सेल्यूकस निकोटर को युद्ध में दोस्तों हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों उसकी बेटी से शादी किया दोस्तों। ठीक है, उसकी बेटी से शादी किया, और दोस्तों अपने सत्ता को यूनान तक बढ़ाया चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों। ठीक है, याद रखिए इसको। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? देखिए दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था, जिसको सुंग उसके जो प्रधानमंत्री था दोस्तों, प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसको मार डाला। ठीक है दोस्तों, किसने मार डाला? पुष्यमित्र शुंग ने उसकी क्या कर दी दोस्तों? हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों बृहदत्त की क्या कर दी? हत्या कर दी, और ब्राह्मण वंश की स्थापना किया। ब्राह्मण वंश या शुंग वंश का दोस्तों क्या किया? इसने स्थापना किया। शुंग वंश का क्या किया दोस्तों? स्थापना किया। आप याद रखिए दोस्तों। किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? देखिए दोस्तों, गुजरात का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ दोस्तों कहां पर? गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों रुद्र दमन प्रथम के बारे में विभिन्न उपलब्धियां दोस्तों वर्णित हैं। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में वर्णित है? रुद्र दमन प्रथम के बारे में, उनकी सारी उपलब्धियों के बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों। ठीक है, निम्न राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? देखिए दोस्तों, वो खारवेल थे। ठीक है दोस्तों, खारवेल जो है ये चेदी वंश के शासक था दोस्तों। कलिंग के चेदी वंश के शासक थे। ठीक है दोस्तों, कलिंग के चेदी वंश के क्या थे? ये शासक थे। इनका झुकाव दोस्तों कहां था? जैन धर्म के प्रति था दोस्तों, जैन धर्म के प्रति था। ठीक है दोस्तों, और इनका जो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, उसमें दोस्तों इसकी जानकारी मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख से राजा खारवेल की दोस्तों क्या मिलती है? जहां हाथी गुम्फा अभिलेख से राजा खारवेल की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, राजा खारवेल की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जामों में। ठीक है, कलिंग के चेदी वंश के शासक हाथी जो थे, खारवेल थे, उनकी दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख से उनकी जानकारी दोस्तों क्या होती है? मिलती है। ठीक है, याद रखिए।
कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? देखिए दोस्तों, कलिंग नरेश खारवेल दोस्तों मैं बताया किसके वंश के थे दोस्तों? चेदी वंश के थे, जो कलिंग में जो है दोस्तों इनका हाथी गुम्फा अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। देखिए दोस्तों, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, इतिहासकार जो थे कौन थे दोस्तों? विंसेंट स्मिथ, उन्होंने ही दोस्तों इसे प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर दोस्तों क्या हुआ था? समुद्रगुप्त के उपलब्धियों पर मुग्ध होकर उन्होंने इसको लिखा था दोस्तों। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो विजयी अभियान है दोस्तों, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? समुद्रगुप्त का विजयी जो अभियान है, इसकी जानकारी दोस्तों हमको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। दोस्तों कहां से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से इसकी जानकारी दोस्तों हमको मिलती है कि दोस्तों कि इसने कितने सारे विजय किए। तो इसको प्राचीन भारत का नेपोलियन किसने कहा दोस्तों? विंसेंट स्मिथ ने। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमको यह प्राप्त होता है कि इसने कौन कौन से विजय किए थे। ठीक है दोस्तों, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित कर दिया। देखिए दोस्तों, हुणों को पराजित करने वाले पहले जो सम्राट थे दोस्तों वो स्कंदगुप्त थे। दोस्तों गुप्त वंश से शासक लगभग 455 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने क्या किया दोस्तों? हराया। ठीक है दोस्तों, स्कंदगुप्त के हाथों बुरी तरह हुण पराजित हुए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हुण जो थे दोस्तों एक खुशनेबाज थे दोस्तों, क्या है? आक्रमणकारी थे। ठीक है, वो एकाएक किसी भी राज्य पे धावा बोल देते थे। तो दोस्तों स्कंदगुप्त ने वीरता का परिचय देते हुए इनको पराजित किया था। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा गया है? देखिए दोस्तों, ऐसी भूमि जिसको अभी जोता नहीं गया हो। ठीक है दोस्तों, बिना जोती हुई जो जंगल की भूमि होती है उसी भूमि को क्या बोलते हैं? अपरहत भूमि कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यह गुप्तकालीन राज व्यवस्था का एक पद है। ठीक है दोस्तों, गुप्तकालीन राज व्यवस्था में इसका वर्णन है। गुप्तकालीन राज व्यवस्था में इसका क्या है दोस्तों? वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, गुप्तकालीन राज व्यवस्था में इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया दोस्तों, फिर आगे स्कंदगुप्त था दोस्तों, जिसने हुणों को क्या किया? पराजित किया। किस प्रकार की भूमि को अपराध कहा था दोस्तों? बिना जोती हुई जंगल भूमि को अपराध कहा। लगता है 2 बार क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कोई बात नहीं है। चीनी यात्री सुंगयुन, देखिए दोस्तों चीनी यात्री सुंगयुन भारत कब आया था? देखिए दोस्तों, चीनी यात्री सुंगयुन जो दोस्तों 518 ईसा पूर्व में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा की। इसने क्या किया दोस्तों? 3 वर्षों की भारत यात्रा में दोस्तों इसने क्या किया? भारत यात्रा में दोस्तों इसने बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की? दोस्तों ये ह्वेनसांग था दोस्तों। कौन था? ह्वेनसांग दोस्तों आया था भारत। ठीक है दोस्तों, ह्वेनसांग भारत आया। कब आया दोस्तों? 629 ईसा पूर्व में दोस्तों यह भारतवर्ष में प्रस्थान किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिए चीनी यात्री में भारत आगमन आया। दोस्तों कब आया था? इसने भारत आकर दोस्तों भारत यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों, उसका नाम है सीयूकी। ठीक है दोस्तों, सीयूकी इसने दोस्तों एक ग्रंथ लिखा था। कलहण की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? देखिए कलहण पुस्तक जो है रजत रंगनी दोस्तों इसने लिखा था। रजत रंगनी में दोस्तों क्या है दोस्तों? इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, कलहण की पुस्तक रजत रंगनी है दोस्तों, इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा है दोस्तों, लिखा गया है। और इसकी रचना दोस्तों कलहण ने कब की थी दोस्तों? राजा जय सिंह के काल में की थी। राजा जय सिंह का काल क्या है दोस्तों? 1127 से 1159 के शासन काल में इसने दोस्तों किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। उदंतपुर शिक्षा केंद्र, उदंतपुर दोस्तों किसको कहा जाता है दोस्तों? देखिए दोस्तों आज का जो बिहार शरीफ है, ठीक है दोस्तों आज का जो बिहार शरीफ है उसी को उदंतपुर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यह बिहार में स्थित है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। आगे चलते हैं दोस्तों। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? देखिए दोस्तों कर्नाट वंश का संस्थापक दोस्तों नान्यदेव है। कौन है दोस्तों कर्नाट वंश का संस्थापक? नान्यदेव है। ठीक है दोस्तों, इसकी कर्नाट वंश का 1097 से 1098 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था। एक महान योद्धा थे दोस्तों। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। ठीक है दोस्तों, कर्नाट वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? नान्यदेव ने कहाँ बनाया दोस्तों राजधानी? सिमरावगढ़। ठीक है दोस्तों,
सिमरावगढ़ जो है दोस्तों किसकी राजधानी थी? नान्यदेव ने कर्नाट वंश की राजधानी बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल दोस्तों, जो कर्नाट वंश का शासनकाल का हुआ 1097 से 1325 ईस्वी तक रहा दोस्तों। तो इसको दोस्तों क्या कहता है? मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा था दोस्तों? मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये बीपीएससी 16 में पूछा हुआ, बीपीएससी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। ठीक है दोस्तों, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 98 में किया दोस्तों। इन्होंने एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ बनाई। और दोस्तों कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 तक मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? देखिए, कर्नाट वंश का अंतिम शासक दोस्तों हरि सिंह था। कौन था दोस्तों? हरि सिंह। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। ठीक है दोस्तों, जो हरि सिंह थे, ये कला तथा साहित्य में इनकी रुचि थी। कला तथा साहित्य में क्या थी दोस्तों? इनकी रुचि थी। कला तथा साहित्य में इनकी रुचि थी कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धित हुई, मतलब दिखाई दिया। देखिए दोस्तों, धर्म शास्त्रों के समय 4 वर्णों में विभक्त था हमारा समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये ज्यादातर धर्म शास्त्र का जो काल था दोस्तों, जहां पर उस समय दोस्तों छुआछूत की ज्यादा दोस्तों प्रचलन हो गया। ठीक है दोस्तों, धर्म शास्त्र के समय कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? देखिए दोस्तों, 4 बौद्ध संगतियां हुई, आप जानते हैं दोस्तों, 4 बौद्ध संगतियां हुई, आप सबको पता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से दोस्तों जो कनिष्क था, कनिष्क के समय जो हुई दोस्तों वो कश्मीर में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? कश्मीर में हुई थी। ये चौथा तथा अंतिम जो था वही था दोस्तों। ठीक है, चौथा तथा अंतिम था दोस्तों, यही चौथा तथा अंतिम बौद्ध संगति था। ठीक है दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, इन सब की जानकारी दोस्तों मैं अपने वीडियो में दिया हुआ हूं। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मुझे दोस्तों थोड़ा सा संक्षिप्त में जाना पड़ेगा, आप देखते रहिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो चौथा तथा अंतिम रहा था। ठीक है दोस्तों, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहां हुई? देखिए दोस्तों, अंतिम बता दिए। पहली बौद्ध संगति दोस्तों कहां पर हुई? पहली बौद्ध संगति दोस्तों राजगीर में हुई दोस्तों। ठीक है, राजगीर में किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों? अजात शत्रु के शासनकाल में दोस्तों ये हुआ है। ठीक है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति अगर पूछ दिया जाए कब हुआ दोस्तों, कहां पर हुआ? तृतीय बौद्ध संगति दोस्तों, तो अजातशत्रु का देखिए दोस्तों, दूसरा जो हुआ वैशाली में हुआ, द्वितीय हुआ दोस्तों वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में हुआ दोस्तों संगति। कहां हुआ दोस्तों? द्वितीय कालाशोक के शासनकाल में। और जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ दोस्तों वो अशोक के शासनकाल में हुआ दोस्तों। कहां पर हुआ दोस्तों? पाटलिपुत्रा में। तो आप याद रखिए, चारों बता दिया दोस्तों, आपको बताना ही था, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है दोस्तों। ठीक है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद दोस्तों कौन सी बौद्ध संगति हुई? देखिए दोस्तों, महापरिनिर्वाण के बाद दोस्तों कहां हुई? राजगीर में पहली बौद्ध संगति दोस्तों कराई गई। ठीक है दोस्तों, अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, इसमें हम लोग चुन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों क्या क्या कि जन्म कहां पर हुआ दोस्तों? जन्म बताइए, आप ही बताइए दोस्तों, जन्म बुद्ध का जन्म कहां हुआ दोस्तों? तो बुद्ध का जन्म दोस्तों देख लीजिए, बुद्ध का जन्म कहां हुआ दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ, जो जगह कहां पर है दोस्तों? नेपाल में है। ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई दोस्तों? बोधगया में हुई। ठीक है दोस्तों, प्रथम प्रवचन कहां दिए दोस्तों? सारनाथ में दिए, धर्म चक्र परिवर्तन का लाया। और निधन कहां हो दोस्तों? कुशीनगर में। इनके निधन को क्या कहा गया दोस्तों? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया दोस्तों? महापरिनिर्वाण। प्रथम प्रवचन को क्या कहा गया दोस्तों? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया दोस्तों? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, और ज्ञान प्राप्ति और इनके, ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों चीजें हुई जो आपको याद रखना है। ठीक है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है दोस्तों? बोधगया में महाबोधि मंदिर जो बनाया गया है दोस्तों, गौतम बुद्ध को जहां पर ज्ञान प्राप्ति हुआ है वहीं पर बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए, गौतम बुद्ध को कहां पर दोस्तों? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर हुआ था दोस्तों। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? देखिए दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल, जिसमें दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, उसी समय दोस्तों हुआ क्या था दोस्तों? महायान शाखा, जो दोस्तों हमारा जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया, महायान तथा हीनयान। महायान तथा हीनयान
दो भागों में दोस्तों क्या हो गया, बौद्ध धर्म बट गया। ठीक है दोस्तों, जो महायान शाखा थी वो बुद्ध को दोस्तों देवता मान ली। क्या माना दोस्तों, देवता मान ली। और हीनयान दोस्तों इनको क्या मानता था दोस्तों, इसको महापुरुष मानते थे दोस्तों। क्या मानते थे, महापुरुष मानते थे। तो दोस्तों ये अंतर हो गया। कनिष्क के चतुर्थ जो संगति हुई, बौद्ध संगति, उसी में दोस्तों क्या कर दिया गया, महायान और हीनयान में दो धर्मों में क्या हो गया दोस्तों, बट गया। ठीक है, याद रखिए। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की पहली गणतांत्रिक व्यवस्था कहां थी दोस्तों, मैंने बताया दोस्तों वैशाली के जो लिच्छवी थी वहां पर सबसे पहला गणतंत्र हुआ दोस्तों। ठीक है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंच गई थी। देखिए दोस्तों, मुगल जो चित्रकला थी वो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले दोस्तों क्या हुई, अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंच गई थी। 16 महाजनपदों की सूची दोस्तों देखिए किसमें मिलती है दोस्तों, अंगुत्तर निकाय में दोस्तों 16 महाजनपद हैं, जो दोस्तों प्राचीन समय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है दोस्तों। बिहार में दोस्तों कौन कौन से महाजनपद थे, अंग था दोस्तों, और कौन था दोस्तों, पाटलिपुत्रा हो गया दोस्तों, और दोस्तों कौन हो गया, अंग, पाटलिपुत्र, और दोस्तों एक कौन सा हो गया दोस्तों आपको, वज्जी संघ हो गया दोस्तों। कौन हो गया, वज्जी संघ। ये तीन जो संघ है दोस्तों कहां पर थे, बिहार में थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। देखिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कुमार गुप्त ने की थी दोस्तों। किसने किया था, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो गुप्त वंश के समय दोस्तों ऐसा हुआ था। ठीक है दोस्तों, कुमार गुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दे दिया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, कुमार गुप्त ने। और इसको नष्ट किसने किया था दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों, मोहम्मद गोरी के जो सेनापति था बख्तियार खिलजी दोस्तों, इसी ने दोस्तों क्या कर दिया था, हमारे जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको नष्ट कर दिया था दोस्तों। याद रखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था दोस्तों। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय था दोस्तों, यह दोस्तों बौद्ध धर्म दर्शन के लिए बहुत प्रसिद्ध था दोस्तों। यहाँ पर बौद्ध की पढ़ाई होती थी। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म का, उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनस्वांग भी यहाँ पर आया था दोस्तों। जो चीनी यात्री, हर्षवर्धन के साथ चीनी यात्री हेनस्वांग दोस्तों भारत बौद्ध दर्शन पढ़ने ही आया था दोस्तों। क्या आया था, बौद्ध दर्शन की पढ़ाई करने आया था। ठीक है दोस्तों, बौद्ध दर्शन की क्या था, पढ़ाई करने आया था। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है, आप वीडियो को देखते रहिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है दोस्तों। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। देखिए दोस्तों, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था का दोस्तों उद्देश्य यही था, सैनिकों की सुगमता से भर्ती की जाए। सैनिक जो दोस्तों, सैनिकों की व्यवस्था, सैनिकों को अच्छा से अच्छा राजस्व मिल सके और सैनिकों के लिए एक नियम लागू हो, एक डिसिप्लिन लागू हो, उसी के लिए मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। प्रथम मगध उत्कर्ष साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। देखिए दोस्तों, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ दोस्तों ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ दोस्तों, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। लगभग उस समय दोस्तों शासनकाल कौन राजा बना दोस्तों, बिंबिसार था। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार जो हर्यक वंश का था दोस्तों, 15 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पर बैठा दोस्तों। इसका शासनकाल 544 से 492 माना जाता है। इस तरह दोस्तों मगध पर पहला शासन बृहदत्त वंश का था, लेकिन दोस्तों वास्तविक शासक मगध का बिंबिसार को ही माना जाता है। 15 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पर बैठ गया था दोस्तों, 15 वर्ष की अवस्था में। ठीक है दोस्तों, हर्यक वंश का शासनकाल था उस समय। ठीक है, मगध की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, मैं बता रहा, इसमें दोस्तों पूछना मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी दोस्तों। तो प्राचीन राजधानी दोस्तों कौन हो जाएगा, गिरिब्रज राजगिरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बृहदत्त वंश के समय। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया दोस्तों, महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने दोस्तों मिलकर शासन किया। तो इसलिए दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो दोस्तों हैं ये मगध वंश के दोस्तों क्या है, संस्थापक हैं दोस्तों मौर्य वंश के। दोस्तों नंद वंश के राजा दोस्तों घनानंद को इन्होंने पराजित किया। किसको दोस्तों, घनानंद को पराजित कर नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश का दोस्तों इसने क्या किया, स्थापना किया। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों नंद वंश का शासनकाल अगर पूछ दिया जाए कि नंद वंश का शासनकाल दोस्तों क्या था, तो दोस्तों 344 से लगभग 323 ईसा पूर्व माना जाता है दोस्तों उसका शासनकाल था। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल दोस्तों शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, और वह है, देखिए दोस्तों विशाख दत्त ने अपने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है दोस्तों बहुत अच्छा से। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंद राज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी बताया गया। देखिए दोस्तों, विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखा दोस्तों मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस। इसमें दोस्तों इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को
कुलहीन बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन बताया है। मौर्य को क्या बताया है दोस्तों? कुलहीन, यानी नीच वंश का बताया है कि ये नीचे वंश के हैं, कुलहीन वंश का बताया है। ठीक है दोस्तों, इनका कोई कुल नहीं है, इनके बारे में बताया है इसमें। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? दोस्तों वो धनानंद था। ठीक है दोस्तों, धनानंद की सेना बहुत भयानक सेना थी दोस्तों। घनानंद के समय ही दोस्तों नंद वंश का राजा घनानंद था, उसी के समय दोस्तों क्या था? सिकंदर उसी का क्या था दोस्तों? समकालीन था। आपको याद रखिए, यूनानी लेखकों ने दोस्तों इसको अग्रमीज भी कहा है। घनानंद को यूनानी लेखकों ने दोस्तों क्या कहा है? अग्रमीज भी। यानी लेखकों ने इसे अग्रमीज भी कहा है। क्या कहा है दोस्तों? अग्रमीज। याद रखिए दोस्तों, इसका सेनापति भद्रसाल था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज से बना था? देखिए दोस्तों, बिहार में पटना में समीप कुम्हरार में जो खुदाई से जो मिला हुआ है, तो दोस्तों ये जो है लकड़ी से बना हुआ विशाल, दोस्तों ये कहां से मिला है? कुम्हरार में खुदाई के दौरान जो महल मिला है दोस्तों, जो भवन मिला है दोस्तों, खुदाई के दौरान जो भवन मिला दोस्तों, वो लकड़ी का बना हुआ है, चंद्रगुप्त का है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, तो लकड़ी का बना हुआ चंद्रगुप्त का महल मिला है। अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? देखिए दोस्तों, अष्ट प्रधान का गठन शिवाजी के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? देखिए दोस्तों, यह दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों दक्षिण के राज्यों को भी जीता है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की भी विजय प्राप्त की थी। दोस्तों जैन ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि इन्होंने दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का है, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दोस्तों दक्षिण के राज्यों पर शासन किया है। याद रखिए दोस्तों, अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव, जो दोस्तों चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था दोस्तों, वह प्रमाणित होता है रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्राप्त पता चलता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था सौराष्ट्र में। किसका निर्माण कराया था दोस्तों? सुदर्शन झील का निर्माण कहां कराया था दोस्तों? सौराष्ट्र में कराया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने करवाया था। ठीक है दोस्तों, बाद में अशोक ने दोस्तों वहां पर सौराष्ट्र में नहरें भी खुदवाई थी। क्या खुदवाई थी दोस्तों? अशोक ने नहरें भी खुदवाई थी। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों राजाओं का वर्णन मिलता है दोस्तों, तो यह रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? दोस्तों देखिए, अशोक के साम्राज्य में दोस्तों श्रीलंका राज्य सम्मिलित नहीं था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में नहीं था दोस्तों। भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांडे, सतयुग, केरल और छोड़कर सर्वत्र था। ठीक है दोस्तों, दक्षिण राज्यों पर भी ज्यादा अधिकार नहीं था थोड़ा बहुत, लेकिन श्रीलंका पर नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? देखिए दोस्तों, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति हुई, और बौद्ध संगति हुई, इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों मोगलीपुत्र तिस्य थे। कौन थे दोस्तों? मोगलीपुत्र तिस्य थे। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य, और कहां पर दोस्तों हुआ ये? पाटलिपुत्रा में हुआ, अशोक के शासन काल में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। देखिए दोस्तों, अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें प्रयुक्त जो भाषा है दोस्तों वह प्राकृत भाषा है। कौन सा भाषा यूज किया गया दोस्तों? सारे भाषाएं दोस्तों प्राकृत है। केवल दो अभिलेख, देखिए दोस्तों केवल दो, एक है दोस्तों शाहबाज गढ़ी। क्या दोस्तों? एक है शाहबाज गढ़ी और एक दूसरा है दोस्तों मानसेहरा। ठीक है, कौन है दोस्तों? मानसेहरा। यही दो अभिलेख है दोस्तों जिसकी जो लिपि है दोस्तों, जो भाषा है दोस्तों, वह ब्राह्मी नाव का दोस्तों क्या है? खरोष्ठी है। क्या दोस्तों? खरोष्ठी है। सारे जितने भी अभिलेख हैं सबकी लिपि दोस्तों क्या है? ब्राह्मी लिपि है। सिर्फ दोस्तों दो ही खरोष्ठी लिपि में दो ही अभिलेख है। कौन है? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। आपको याद रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वो क्या है? प्राकृत है। लिपि दोस्तों ब्राह्मी है। अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए दोस्तों, अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य था दोस्तों राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना और धार्मिक सहिष्णुता। दोस्तों सारे के सारे ऑप्शन सही हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। दोस्तों भाबरू स्तंभ, दोस्तों जो भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को दोस्तों क्या बताया है? मगध का सम्राट बताया है। दोस्तों भाबरू जो अभिलेख है उसमें मगध का सम्राट उसने अपने आप को बताया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? देखिए दोस्तों, अपने शिलालेखों में प्रियदर्शी के नाम से दोस्तों ये जाने गए हैं। ठीक है दोस्तों, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। पुराणों में दोस्तों अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? अशोक वर्धन भी कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? देखिए दोस्तों, कौटिल्य जो थे, कौटिल्य, इनको चंद्रगुप्त, कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का जो भी एक तरह से सलाहकार थे दोस्तों, वो हर चीज चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और सलाहकार भी थे। जो वो कहते थे वही चंद्रगुप्त मौर्य करते थे। तो दोस्तों इन्होंने अपने जो अर्थशास्त्र लिखा है दोस्तों, इसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातें उसमें बताई है दोस्तों। ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। इसमें दोस्तों क्या बताया गया है? राजनीतिक नीतियां हैं कि कैसे राज किया जाए, उसके बारे में उन्होंने क्या किया है दोस्तों? चर्चा किया है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है दोस्तों? देखिए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किस पर आधारित है दोस्तों? देखिए दोस्तों, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो शासन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर है दोस्तों? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है दोस्तों। ठीक है, 7 भाग कौन कौन से दोस्तों? एक है दार्शनिक, ठीक है दोस्तों, दार्शनिक लोग एक हैं। एक जो है दोस्तों कृषक हैं, ठीक है। तीसरे जो लोग हैं दोस्तों पशुपालक हैं, ठीक है दोस्तों। चौथे जो लोग हैं दोस्तों कारीगर हैं। पांचवें लोग जो हैं दोस्तों योद्धा हैं। छठवें लोग जो हैं दोस्तों निरीक्षक हैं। और 7वें जो लोग हैं दोस्तों उसको उन्होंने क्या माना दोस्तों? सभासद माना है। ठीक है, 7 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है दोस्तों, मेगास्थनीज ने। मौर्य वंश का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसने किया दोस्तों? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है दोस्तों। यूनानी राजदूत था सेल्यूकस निकोटर का। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिए। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी है? देखिए दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस, ये रोमन मिस्र के बंदरगाहों से संबंधित है दोस्तों। इस पुस्तक को दोस्तों एक अननोन आदमी ने लिखा था दोस्तों। उसका कोई नाम नहीं था, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। एक अननोन पर्सन ने लिखा था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है इसको किसने लिखा। वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन मिलता है। देखिए दोस्तों यह पुस्तक दोस्तों मेगास्थनीज द्वारा लिखित कौन है दोस्तों? इंडिका पुस्तक है, जिसके द्वारा दोस्तों पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया दोस्तों? देखिए दोस्तों, पाटलिपुत्र को राजधानी तो उदयन ने बनाया, लेकिन उसका ऑप्शन दोस्तों नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों इसको अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। ठीक है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था दोस्तों? कुजुल कटफिसिस था दोस्तों। इसमें नाम पूरा नहीं दिया दोस्तों। वीमा कटफिसिस, क्या नाम था दोस्तों उसका? वीमा जो कटफिसिस थे दोस्तों, इन्होंने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था दोस्तों। कुषाण वंश के शासक थे ये। कला की गांधार शैली निम्न किस समय फली फूली? देखिए दोस्तों, कला की जो गांधार शैली थी दोस्तों वो कुषाणों के समय फली फूली दोस्तों। कब कहां पर फली दोस्तों? कुषाण काल में कला की गांधार शैली बहुत दोस्तों प्रचलित रही। ठीक है दोस्तों, गांधार शैली जो है दोस्तों क्या है? यूनानी शैली है। कैसी शैली है दोस्तों? यूनानी शैली है। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर दोस्तों शासन किया? देखिए दोस्तों, सुंग वंश के बाद दोस्तों कौन है? कणव वंश ने शासन किया दोस्तों। देखिए, मौर्य वंश के राजा, मौर्य वंश का अंतिम राजा दोस्तों बृहदत्त था। उसको मारकर, बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने सुंग वंश का स्थापना किया दोस्तों। किसका स्थापना किया? पुष्यमित्र शुंग को मारकर दोस्तों सुंग वंश को स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, सुंग वंश का जो अंतिम राजा था दोस्तों कौन था? देवभूति। उसको दोस्तों मार दिया दोस्तों उसके अमात्य वासुदेव ने। ठीक है, किसने मार दिया दोस्तों? मार दिया अमात्य वासुदेव ने। ठीक है दोस्तों, और वासुदेव ने दोस्तों अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया। वासुदेव ने एक नवीन वंश बनाया दोस्तों, उसका नाम था क्या? कणव वंश। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा दोस्तों? मैंने बताया दोस्तों, राजा खारवेल जो है कलिंग के चेदी वंश से संबंधित है, और यह हाथी गुम्फा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक है,
नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? देखिए दोस्तों, गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध थे, वो धीरे धीरे दोस्तों गांव जैसे माहौल में जाने लगे। ठीक है दोस्तों, गुप्त युग में पूरी तरह से दोस्तों क्या हुआ, शहरी युग का परित्याग कर दिया गया। गुप्त वंश में दोस्तों क्या हुआ, पूरी तरह शहरी वंश का दोस्तों क्या कर दिया गया, शहरी सभ्यता का परित्याग कर दिया गया। शहरी सभ्यता का क्या कर दिया गया, शहरी सभ्यता का परित्याग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, मोहनजोदड़ो के शासनकाल में चाहे जो भी है शहरी सभ्यता विकसित हुई, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ, परित्याग कर दिया गया। दोस्तों ह्वेनसांग जब आया तो उस समय दोस्तों पाटलिपुत्रा भी एक गांव बन चुका था। ठीक है दोस्तों, तो वो गुप्त काल ही था जहां से दोस्तों नगरों का क्रमिक पतन शुरू हुआ। निम्न में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया था? दोस्तों गुप्त काल में दोस्तों ताम्रलिप्त एक बंदरगाह था, जहां से दोस्तों उत्तर भारत के साथ साथ चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों से क्या होता दोस्तों, व्यापार होता था। इस ताम्रलिप्त से कहां कहां दोस्तों, चीन, सुमात्रा, जावा, ठीक है दोस्तों, लंका आदि से क्या होता दोस्तों, व्यापार होता। लंका के साथ क्या होता था, व्यापार होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप था दोस्तों उस समय। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? दोस्तों यह दोस्तों पाल वंश था। दोस्तों पाल वंश ने दोस्तों, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर, सॉरी दोस्तों पाल वंश मैंने बता दिया दोस्तों, यह दोस्तों कौन है, यह दोस्तों गुप्त वंश है। दोस्तों कौन है, ये गुप्त वंश के शासकों ने दोस्तों, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों के लिए सबसे अधिक दान दिया है। दोस्तों गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से दोस्तों क्या किया गया है, गुप्त वंश के शासकों का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर क्या थी? देखिए दोस्तों, गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। मौर्य वंश में भी यही था दोस्तों, गुप्त वंश में 6ठा भाग दोस्तों देना पड़ता था। और गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को दोस्तों क्या कहा गया है दोस्तों, उद्रंग, उद्रंग तथा भागकर कहा गया है। क्या कहा गया है, उद्रंग तथा भागकर कहा गया है। भागवत संप्रदाय के विकास में किनकी देन अत्यधिक थी? देखिए दोस्तों, भागवत संप्रदाय जो है इसमें गुप्त वंशों ने दोस्तों बहुत ज्यादा योगदान दिया है। भागवत को दोस्तों वैष्णव धर्म भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वैष्णव धर्म भी इसको कहते हैं। दोस्तों देखिए, गुप्त वंश लोग हिंदू धर्म को भी मानते थे, लेकिन इन्होंने दोस्तों क्या किया था, यह वैष्णव धर्म के भी मतानुयायी थे। उन्होंने इसे अपना राजधर्म बना लिया। गुप्त लोगों ने वैष्णव धर्म को क्या बना लिया दोस्तों, राजधर्म बना लिया था अपना। क्या बना लिया था दोस्तों, राजधर्म बना लिया था वैष्णव धर्म को। और विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह बन गया। विष्णु का वाहन गरुण, विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का दोस्तों क्या हो गया था, राज चिन्ह हो गया था। क्या हो गया था दोस्तों, गुप्तों का राज चिन्ह हो गया था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखते रहिए। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? देखिए दोस्तों, ये दोस्तों बताया था किसने, आर्यभट्ट ने बताया था दोस्तों। किसने बताया दोस्तों, आर्यभट्ट ने पहली बार बताया कि पृथ्वी पर धुरी घूमने से सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? देखिए दोस्तों, औषधि के क्षेत्र में दोस्तों इनमें से कोई नहीं जाने जाते हैं। दोस्तों देखिए, सुश्रुत को दोस्तों शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, औषधि के क्षेत्र में इनमें से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई औषधि जानने के लायक नहीं है। ठीक है दोस्तों, सुश्रुत को माना जाता है दोस्तों कि यह क्या चीज है, शल्य क्रिया के जनक हैं। दोस्तों शल्य क्रिया के जनक है। बीपीएससी ने दोस्तों इसी को अपना आंसर माना था, तो इसी को मानते हुए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में सुश्रुत को ही माना जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? देखिए दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया था। दोस्तों ये 637 ईस्वी में दोस्तों आए थे। ठीक है दोस्तों, लगभग 1 वर्ष तक इन्होंने नालंदा में निवास किया था। 1 वर्ष तक क्या किया दोस्तों, नालंदा में निवास किए थे। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा का समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? दोस्तों ये मथुरा था। मथुरा दोस्तों सूती कपड़ों के समय दोस्तों बहुत विख्यात था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। कवि बाण निवासी था। देखिए दोस्तों, कवि बाण जो है ये पाटलिपुत्र का निवासी था। दोस्तों बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्या थे दोस्तों, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। हर्षवर्धन के क्या थे, दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र के क्षेत्र में निवास, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों हर्षचरित,
कादंबरी, ठीक है दोस्तों, हर्षचरित, कादंबरी और दोस्तों चंडी शतक इन्होंने लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। चीनी यात्री इति संघ ने बिहार का भ्रमण कब किया? देखिए दोस्तों, चीनी यात्री इति संघ 671 से 672 ईस्वी में आए थे दोस्तों, जब यह युवक था। इन्होंने दोस्तों देखिए दोस्तों, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 671 से 672 में दोस्तों आए थे। ये 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया दोस्तों? अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया दोस्तों? इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, याद रखिए 675 से 685 में नालंदा विश्वविद्यालय का इन्होंने दोस्तों क्या किया? भ्रमण किया। और 693-94 में दोस्तों ये क्या हुए? लौट गए। 693-94 में क्या हो गया दोस्तों? ये लौट गए। ठीक है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की है दोस्तों? किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की है दोस्तों? इन्होंने, याद रखिए दोस्तों, चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों इन्होंने यात्रा की। और इनकी यात्रा का समय दोस्तों क्या है? 399 से 412 ईस्वी तक दोस्तों ये भारत में रहे हैं। कब दोस्तों? 399 से 412 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, कौन? फाहियान। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक मैंने बताया दोस्तों गुप्त वंश के रहने वाले कुमार गुप्त थे। इन्होंने दोस्तों इसकी लगभग 15 से 455 इनका कार्यकाल है दोस्तों कुमार गुप्त का। ठीक है दोस्तों, इनको सकरादित्य भी कहा जाता है दोस्तों। क्या बोलते हैं इनको? सकरादित्य भी कहा जाता है। और इनको दोस्तों महेंद्रदित्य की भी उपाधि मिली है, महेंद्रदित्य की भी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? दोस्तों बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान मिले? दोस्तों ये बालपुत्र देव थे दोस्तों, ये जावा के शासक थे दोस्तों। कहां के शासक थे? जावा के शासक थे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों क्या किया? देवपाल, जो पाल वंश के शासक थे, उनसे अनुरोध किया 5 गांव दान देने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण मुसलमान थे दोस्तों। बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गोरी का दोस्तों सेनापति था, उसी ने दोस्तों इसको नष्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया दोस्तों? नष्ट कर दिया। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे दोस्तों। जो खजुराहो मंदिर का निर्माण दोस्तों चंदेलों ने करवाया था। किसने करवाया दोस्तों? चंदेल राजाओं ने करवाया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? देखिए दोस्तों, विक्रमशिला का जो अभी जगह है दोस्तों बिहार के भागलपुर में है। कहां है दोस्तों? बिहार के भागलपुर जिला में यह स्थित है। बिहार के भागलपुर जिला में। और इसकी स्थापना दोस्तों किसने करवाया दोस्तों? धर्मपाल ने दोस्तों इसकी अपना स्थापना करवाई थी। पाल वंश के शासक थे दोस्तों ये। ठीक है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? देखिए दोस्तों, संगम साहित्य में कदम्ब का उल्लेख नहीं हुआ है। चेर, चोल और पांडे तीनों का उल्लेख हुआ है, लेकिन कदम्ब का उल्लेख नहीं हुआ है। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? देखिए दोस्तों, संगम युग में उरेयूर जो है दोस्तों दोस्तों कपास के उत्पादन के लिए, किसके लिए दोस्तों? कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों उरेयूर। ठीक है दोस्तों, याद रखिए क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है दोस्तों? विशाख दत्त। इन्होंने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य पर एक टीका लिखा है कि वो एक कुलहीन व्यक्ति था। पृथ्वीराज रासोल के लेखक कौन है दोस्तों? चंद्र बरदाई है दोस्तों। कौन है? चंद्र बरदाई। यह दोस्तों पृथ्वीराज थ्री के दरबारी कवि थे दोस्तों। पृथ्वीराज थ्री के क्या थे? दरबारी कवि थे। ठीक है दोस्तों। स्वपन वासवदता के लेखक कौन है दोस्तों? स्वपन वासवदता के लेखक दोस्तों भास हैं। ठीक है दोस्तों। महाकवि भास ने दोस्तों 13 नाटक लिखे हैं दोस्तों। क्या लिखे हैं? 13 नाटक लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? देखिए तो कुमार संभव जो है कालिदास ने लिखा है दोस्तों। ठीक है, कालिदास ने। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। देखिए दोस्तों,
यह दोस्तों यह मिलिंद पन्हो है दोस्तों। ये तीनों व्यापारिक मार्गों को बताते हैं, लेकिन मिलिंद पन्हो जो है दोस्तों वो नहीं बताता है दोस्तों। मिलिंद पन्हो दोस्तों हिंद यवन शासक, देखिए दोस्तों हिंद यवन शासक मीनांडर तथा नागसेन के बीच वार्तालाप का इसमें उल्लेख है, के बीच वार्तालाप का दोस्तों क्या है इसमें उल्लेख है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? देखिए दोस्तों हर्षचरित नामक पुस्तक दोस्तों बाण भट्ट ने लिखा है दोस्तों। किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप देखते रखिए। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? देखिए दोस्तों चोल जो काल था दोस्तों ग्राम पंचायतों के लिए प्रसिद्ध था और ये अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें ग्रामीण सभाएं बहुत विकसित थी, ग्राम पंचायतों महिलाओं को भी हिस्सा दिया जाता था। ठीक है दोस्तों। दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दोस्तों दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक जो द्वार थे दोस्तों उनको गोपुरम कहा जाता था। क्या कहा था दोस्तों? गोपुरम। तो दोस्तों देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने इसमें सारे बीपीएससी में पूछे हुए प्राचीन भारत के क्वेश्चन को सम्मिलित किया है दोस्तों। वीडियो देखिए, बार बार देखिए, रिवीजन करिए, पढ़िए दोस्तों। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट डिटेल डिस्कशन आपको पहुंचाया जा सके। ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों में बांटे दोस्तों कि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है दोस्तों।